Hello student, welcome to my channel. Hope you are all healthy and doing online study. Today we will discuss about electric flux. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है, इसमें एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल से रिलेटेड हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। और अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो मेरे फिजिक्स लेक्चर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं और अपनी क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। देन लेट्स नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसमें जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर तो एरिया वेक्टर होता क्या है? एरिया वेक्टर के लिए हम क्या लेते हैं, एक जो है क्षेत्रफल लेते हैं। इसमें जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है और इसमें एक यूनिट वेक्टर एन कैप लेते हैं आप। तो इसमें जो वेक्टर आपका एरिया वेक्टर आता है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है एन कैप ए। तो एरिया वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसकी जो प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन के लंबवत यानी कि अभिलंबवत होती है। अभिलंबवत का मतलब है अभिलंबवत इस डायरेक्शन में, यानी कि ये प्लेन है तो इसके ऊपर को, यानी कि ये ऐसे ही दिखेगी। तो ये इसमें जो इसकी डायरेक्शन होती है वो ये वेक्टर फॉर्म करती है। और तो ए इक्वल्स टू वेक्टर ए इक्वल्स टू एन कैप ए। जो ए वेक्टर है ये इसी को हम एरिया वेक्टर कहेंगे। एरिया वेक्टर इसकी जो डायरेक्शन होगी प्लेन के बाहर की ओर होगी और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसकी लेंथ के बराबर होगा, यानी कि जितनी इसकी लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। और एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। एन कैप बाहर की ओर जो खींचे गए अभिलंब है उसकी दिशा में एकांक वेक्टर है, यानी कि यूनिट वेक्टर है। और वेक्टर ए को हम क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर। अब है आपका सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण। सॉलिड एंगल घन कोण। तो घन कोण से पहले आपको जो है प्लेन कोण आना चाहिए। यानी कि अगर आप सर्किल लेते हैं, सर्किल में अगर उसकी एक आर्क है, आर्क को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो उस पे जो एंगल बनता है उसको हम समतल कोण कहेंगे, यानी कि प्लेन कोण, प्लेन एंगल। अब आपका है घन कोण, यानी कि घन कोण के लिए आप क्या लिखते हैं? एक सॉलिड लेते हैं, एक सॉलिड लेते हैं। जैसे सपोज हमने ये सॉलिड ले लिया तो इसका एक सेंटर है, इसकी आर्क पे हम एक जो है एरिया एलिमेंट ले लेते हैं डी ए, और इस पे जो एंगल बनता है इसी को हम घन कोण कहेंगे। और इसकी लेंथ है आर, यानी कि आर लंबाई का एक क्या खींचते हैं आप, इसमें एक आर्क होता है, उसमें जो है ये जो एंगल बनता है डी डब्ल्यू, इसी को हम घन कोण कहेंगे। यानी कि किसी वृत्त की चाप, यानी कि कोई वृत्त की चाप ले लो, उसमें वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है जिसे हम समतल कोण कहते हैं वृत्त के लिए। और घन कोण के लिए हमने एक सॉलिड ठोस लेना पड़ेगा। ठोस यानी कि कोई किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहेंगे। और इसको हम डी ओमेगा से या ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा। ठीक है। अब इसमें है एक 1 रेडियन और 1 स्टेरेडियन। 1 रेडियन जो है समतल कोण के लिए आएगा। 1 रेडियन की डेफिनेशन यहाँ से आ जाएगी। 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी लंबाई का अगर चाप उस पर हम खींचते हैं और उससे हम एक वृत्त के केंद्र पर एंगल जो है बनाते हैं तो उसी को हम 1 रेडियन कोण कहेंगे। और ये 1 रेडियन जो है समतल कोण के लिए आएगा।
घनकोण के लिए क्या आएगा, स्टेरेडियन, यानी कि 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। तो ये हो गया स्टेरेडियन, यानी कि कोण का जो यूनिट हो गई वह रेडियन हो गई और घनकोण की यूनिट हो गई स्टेरेडियन। तो यहाँ से आप रेडियन और स्टेरेडियन निकाल सकते हैं। अब है आपके पास, माना आपने क्या लिया, एक एरिया एलिमेंट लिया डी ए, ठीक है, ये एक एरिया एलिमेंट है डी ए। अब क्या करते हो, इस पर जो है इसको हम वृत्त के केंद्र ओ, इसको ओ मान लेते हैं, ओ से अगर मिलाते हैं तो इस पर एक कोण जो है डी डब्ल्यू बनाती है, जिसको हम घन कोण कहेंगे। और जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, डी ए है। और आपको पता है जो घन, यानी कि घन कोण का मतलब गोला लिया है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया, आप एरिया डी ए मान लेते हैं, डी ए इतना होता है, यानी कि डी ए किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कांस्टेंट को डी ए अपॉन आर स्क्वायर जो रेशियो है, इसी को हम कहते हैं डी ओमेगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया आपने, यहाँ से डी ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा होता है। तो यहाँ से अगर आप डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर रखते हो, यानी कि आपका जो एरिया है वो आर स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से डी ओमेगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी स्टेरेडियन की डेफिनेशन आ जाएगी। ये एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, ये देखिए, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। तो ये आपका हो गया घनकोण। अब आपको पता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू आपको पता है, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा इक्वल टू है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर। तो आप एक ही जगह कितना रख देंगे, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो इम्प्लाइज दैट ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये आपका घनकोण हो गया। तो घनकोण कितना हो गया, 4 पाई। इसमें है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप है। ये एक अदिश राशि है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इस पे जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन रेखाओं की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये असमान इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक छोटा सा एलिमेंट आपने ले रखा है डी ए, और ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, और डी इसका जो है क्षेत्रफल वेक्टर है। तो इससे जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, इन रेखाओं की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब इसमें आगे है, इसमें जो चित्र आपको दे रखा है, इसमें चित्र में जो है वैद्युत बल रेखाओं को जो डिनोट कर रखा है, ये सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसमें एक डीए जो है पृष्ठ अवयव है, और ये डीए बहुत छोटा सा है। तो छोटा सा होने के कारण इसका जो हम वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम एक समान मान सकते हैं। ये तो असमान वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन छोटा सा लेंगे तो उसको एक समान मान सकते हैं। और जो डीए है, इसका जो परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है डीए, वही इसका जो है क्षेत्रफल डीए होता है, मैग्नीट्यूड। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है, यानी कि डायरेक्शन बाहर की ओर जो खींचेंगे उसी को हम इसकी डायरेक्शन कहेंगे। अब तो जो इसमें से जो वैद्युत क्षेत्र है, इससे होकर जाने वाला जो बल रेखा है, इन्हीं की माप को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई।
फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। अब जो इंटीग्रेशन ए है इसको हम कहेंगे पृष्ठ समाकलन है, यानी कि पूरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है ये इंटीग्रेशन ए। अब इसमें एक चीज आती है, वैद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और अगर ये पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। तो इससे कंक्लूजन निकलता है वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के समाकलन के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब माना एक क्लोज्ड आपने पृष्ठ लिया है, बंद पृष्ठ लिया है, बंद पृष्ठ के लिए जो है, बंद पृष्ठ के लिए हम फाई ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो और इसमें जो है ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र ई से जो है थीटा कोण बनाता है, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक, तो अब आपको पता है डी ए क्या है, डी ए जो है क्षेत्रफल वेक्टर है, डी ए इसमें क्षेत्रफल वेक्टर है और ये पृष्ठ के अभिलंबवत है। और यदि ई और डी ए के बीच जो एंगल है वो थीटा है, तो ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो यहां से आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू ए ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा। अब इक्वल्स टू ई आप बाहर लिख देंगे, ई कॉस थीटा, अंदर आ जाएगा डी ए। अब जो ये इंटीग्रेशन ए डी ए होता है इसकी वैल्यू होती है ए, तो फाई ई इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो इसका जो आपका लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं थीटा से रिलेटेड, यानी कि थीटा अगर 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन है आपकी, थीटा अगर 0 हुआ, यानी कि 0 कब होगा, जब समतल पृष्ठ जो आपका ये पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, तो थीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई ए। और ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी। और सेकंड कंडीशन में आएगा यदि जो है समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, समांतर आएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से कॉस थीटा बराबर कॉस 90, जो कॉस 90 0 होता है, तो फाई ई यहाँ से 0 आ जाएगा। अब इसकी यूनिट देखते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई बराबर हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इक्वल्स टू होता है, सॉरी फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा तो एक कांस्टेंट है, तो ई इसकी यूनिट जो हो जाएगी ई की यूनिट और ए की यूनिट। ई की यूनिट होती है ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, क्या होती है, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, यानी कि न्यूटन पर कूलम, ई की हो गई। और ए क्या है, एरिया है, एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल देते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ई की डायमेंशन इंटू ए की, ई की डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए फाई इक्वल्स टू ई की डायमेंशन होती है ई इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू ए डायमेंशन ऑफ ए, यानी कि एफ की हो जाएगी एम एल टी रेज दी पावर -2 होती है, और क्यू की होती है ए टी, और ए की हो जाएगी
एल स्क्वायर, यानी कि एरिया की एल स्क्वायर होती है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करके जो डायमेंशन आ जाती है एम एल क्यूब आ जाएगा। ये 2 है, ये 3 है, एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया।